हेलो गाइस, कैसे हैं आप। एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। हम पढ़ते हैं। लास्ट में हमने डिस्कस करा था डिफिजनिज्म में क्या क्या हमने पढ़ा था, क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें डिफरेंट जो थिंकर्स थे उनके नाम हमने देखे थे, चाहे वो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म हो, चाहे वो जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म हो, और तीसरा हमने पढ़ा था ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म में हमने रिवर्स को स्टडी किया था, हमने स्मिथ को स्टडी किया था। ओके, और एक और थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, वो स्टडी किया था। उसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल जर्मन स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस किया था। इसमें ग्रैबनर थे, राटजेल थे, ठीक है, स्मिथ थे। हाँ, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट में पैरे थे, स्मिथ, पैरे और WHR रिवर्स। फिर अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स में हमने पढ़ा था A.L. ग्रोबर को। ओके, दैन उसके बाद वाइसलर क्लार्क को पढ़ा था हमने, फ्रांस बॉस को पढ़ा था। तो ये अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं डिफिजनिज्म में। तो आज हम अभी हम एक अगर नए टॉपिक में हम करते हैं फोकस। हम पढ़ते हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। अब क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म अब बेसिकली थ्योरीज होती क्या हैं थ्योरीज, है ना। तो हम लोग स्टडी करते हैं, कल्चर्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने थ्योरीज में कंट्रीब्यूट किया। ओके, तो अब अब एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट का अगर हम देखें कि किस तरह से जो है इन्होंने शुरुआत हुई, तो जो ग्रीक के फिलोसोफर थे, अरिस्टोटल, हीरोडोटस, तो इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट की शुरुआत की थी। ओके, तो चार्ल्स डार्विन नाम आता है, E.B. टाइलर का नाम आता है, L.H. मॉर्गन का नाम आता है, फ्रांस बॉस है, रिवर है, मैलिनोस्की है, रेडक्लिफ ब्राउन है, लेवी स्ट्रॉस है, रुथ बेनेडिक्ट है, मार्गरेट मीड है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना हो, इकोनॉमी को स्टडी करना हो, पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करना हो, कल्चर को स्टडी करना हो, सोसाइटी को स्टडी करना हो। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कल्चर की एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ। तो हम एवोल्यूशनिज्म स्कूल है, डिफ्यूजनिज्म स्कूल है, फंक्शनलिज्म स्कूल है, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल है, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल है, कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को हमने डिस्कस करना है। तो L.H. मॉर्गन, चार्ल्स डार्विन, फ्रांस बॉस, मेलिनोस्की, लेवी स्ट्रॉस, रुथ बेनेडिक्ट, तो इन लोगों ने थ्योरीज की के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो हम स्टार्ट, एवोल्यूशनिज्म है क्या बेसिकली। एवोल्यूशनिज्म जो है हर्बर्ट स्पेंसर थे, एक इंग्लिश के फ़िलासफ़र थे और डार्विन के कंटेम्प्रेरी थे, हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने एवोल्यूशन को बताया कि जब होमोजेनिटी से हम हिट्रोजेनिटी की तरफ जाते हैं और इसमें कॉन्टीन्यूसली इंटीग्रेशन होता है और डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन चलता है। तो कोहेरेंट होमोजेनिटी से हम लोग जाते हैं कोहेरेंट हिट्रोजेनिटी की तरफ।
तो ये चेंज है, एवोल्यूशन क्या है, चेंज है। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो अब इसमें भी क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट्स हैं, नियो एवोल्यूशनिस्ट्स हैं। तो क्लासिकल हम एवोल्यूशनिज्म में दो के डिवीज़न है इसमें। एक एक डिवीज़न में आते हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, दूसरे में आते हैं नियो एवोल्यूशनिस्ट्स। ठीक है, तो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट्स में आते हैं ब्रिटिश, अमेरिकन एंड जर्मन। तो ब्रिटिश भी आते हैं, अमेरिकन भी आते हैं, जर्मन भी आते हैं, और नियो एवोल्यूशनिस्ट में आपको ब्रिटिश और अमेरिकन आएंगे। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट में आपको ई.बी. टेलर ब्रिटिश में आएंगे, और जेम्स फ्रेज़र आएंगे, आर मेरिट आएंगे। तो हम बात पढ़ते हैं साथ साथ में। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में आपको ई.बी. टेलर देखने को मिलते हैं, जेम्स फ्रेज़र देखने को मिलते हैं, आर मेरिट देखने को मिलते हैं। अमेरिका में आपको एल.एच. मॉर्गन देखने को मिलते हैं, एल क्रोबर, वो फ्रांस बहुत लगे, एल.एच. मॉर्गन देखने को मिलते हैं। और जर्मन में आपको जे बेचोफन एंड अडोल्फ बास्टियन, जे बेचोफन, BACHO, बेचोफन एंड अडोल्फ बास्टियन, जे बेचोफन एंड अडोल्फ बास्टियन आपको देखने को मिलते हैं। जे बेचोफन एंड अडोल्फ बास्टियन। तो आप इसमें क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में ये देखते हो कि जो सोसाइटीज़ हैं, है ना, वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। तो इनको हम यूनिलीनियर एवोल्यूशनिज्म भी बोलते हैं। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को हम यूनिलीनियर एवोल्यूशनिज्म भी बोलते हैं। तो यूनिलीनियर एवोल्यूशनिज्म में कहा कि जो हमारा मैनकाइंड है, मानवता है, वो चलती है कहाँ से, वो सैवेजरी से चले हम बारबरिज्म में, और सैवेजरी से बारबरिज्म में आए, और फिर से हम कहाँ पे आए, सिविलाइजेशन में आए। तो सैवेजरी से हम बारबरिज्म में आए, और हम फिर उसके बाद हम सिविलाइजेशन में आए। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। तो ई.बी. टायलर थे, जेम्स फ्रेज़र थे, आर बैरेट थे, जो कि ब्रिटिश एवोल्यूशनिस्ट थे। अमेरिकन में आ गए एल.एच. मॉर्गन, और जर्मन में आ गए जे बेचोफन, BACHO, बेचोफन एंड अडोल्फ बास्टियन। जे बेचोफन और अडोल्फ बास्टियन। ई.बी. टायलर ने कहा कि ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो यूनिलीनियर चला है। ठीक है, स्टेट आफ्टर स्टेट, सिंपल से कम्प्लेक्स। तो हम जो मैनकाइंड है वो सैवेजरी से बारबरिज्म की तरफ गया है, फिर उसके बाद सिविलाइजेशन की तरफ मूव किया है। तो यूनिलीनियर सीक्वेंस की तरफ चला है। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म क्या है, तो यूनिलीनियर सीक्वेंस में चला है, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ चला है, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ चला है। तो फीचर्स क्या हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में? एक तो इसने कहा है कि सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ गया है डायरेक्शन, तो सिमिलरिटी से डिसिमिलरिटीज़ की तरफ गया है,
इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ गया है और होमोजेनिटी से हिट्रोजेनिटी की तरफ गया है। ठीक है, तो ह्यूमन जो है वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, बट उनका जो सोचने का नज़रिया है वो एक जैसा है। अगर डेजर्ट रीजन में कोई लोग रह रहे हैं, कोस्टल रीजन में भी लोग रह रहे हैं, चाहे अलग अलग कोस्टल रीजन में रह रहे हैं, उनके सोचने का जो नज़रिया एक जैसा होता है, चाहे वो कोई उनका आपस में हिस्टोरिकल रिलेशन ना हो। ओके, तो जो है साइकी यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है का इन्हें बताया। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में आपने देखा कि स्टेज से स्टेज में जाते हैं, होमोजेनिटी से हिट्रोजेनिटी में की तरफ जाते हैं, तो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। ई बी टाइलर जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो फाउंडर थे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के। ओके, तो क्या थे ये फाउंडर थे। वन सेकेंड, तो हम आगे बढ़ते हैं ई बी टाइलर की तरफ। ई बी टाइलर ने यही कहा, टाइलर को हम क्या बोलते हैं, जैसे फ्रांस बोस को हम फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, तो इनको मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, टाइलर। तो इन्होंने कल्चर की डेफिनेशन भी दी है, अपनी बुक लिखी थी प्रिमिटिव कल्चर, उसमें कल्चर की डेफिनेशन दी है। तो इसने कहा भी टाइलर ने कि कल्चर क्या है, एक कम्प्लेक्स होल है जिसमें हमारा नॉलेज भी आ जाता है, बिलीव्स भी आ जाती हैं, कस्टम्स भी आ जाता है, मॉरल्स भी आ जाता है, लॉस भी आ जाता है, कस्टम्स भी आ जाता है, और दूसरी कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स जो एक्वायर की जाती है एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कल्चर क्या है, कम्प्लेक्स होल है। तो प्रिमिटिव कल्चर है क्या, फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी। टाइलर क्या थे, फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी। तो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है मटेरियल कल्चर का, वो पहले तो आई थी स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज आई और आयरन एज आई। ठीक है, मटेरियल कल्चर ऐसे हुआ। तो ए बी टाइलर को हम आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ओके, तो अब एवोल्यूशनिज्म है क्या, हमने बताया आपको। अब डिफरेंट चीज़ों को अगर हम ले लें, पहले सवेजरी आई, बारबरिज्म आया, सिविलाइजेशन आई। टूल्स कौन से थे, प्रिमिटिव टूल्स थे, मेटल्स का टूल्स इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए। रिलीजन पहले एनिमिज्म था, फिर पॉलीथिज्म आया, फिर मोनोथिज्म आया। मैरिज को अगर देखें कैसे एवोल्यूशन हुआ, प्रोमिस्क्यूटी आई, पॉलीगैमी आई, फिर मोनोगैमी आई। तो मैरिज का कैसे वो उसका भी एवोल्यूशन हुआ। रिलीजन है वो भी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरा है, टेक्नोलॉजी है वो भी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरा है। तो रिलीजन, मैजिक, मैरिज, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब डिफरेंट स्टेजेस से गुजरी है। तो क्रिटिसिज्म क्या है, तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया गया कोई हम फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो
साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है क्या बेसिकली, ये क्रिटिसाइज़ किया था डिफ्यूजनिस्ट्स ने, कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं है। तो डिफ्यूजनिस्ट ने कहा कि सारे जो हैं कुछ ही लोग इन्वेंट करते हैं, बाकी उसको कॉपी करते हैं। तो टाइलर ने क्या किया, एथनोसेंट्रिक कल्चर के बारे में बताया। ठीक है, एथनोसेंट्रिक, इसने कहा कि मोनोगैमी जो है, मोनोथिज्म जो है वो टॉप पे है रखा है, मोनोगैमी को जहाँ मोनोथिज्म को उसने टॉप पे रखा है, तो एथनोसेंट्रिक है। ओके, तो आगे इसका जो है क्रिटिसाइज़ किया गया इसको। ओके, तो अब जो टाइलर हैं, फादर ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है, मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी का भी फाउंडर कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जेम्स फ्रेज़र के बारे में देखें। जेम्स फ्रेज़र जो थे वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने बुक लिखी थी द गोल्डन बुक। ठीक है, तो जो इसने ईबी टेलर ने बुक लिखी थी वो लिखी थी प्रिमिटिव कल्चर के ऊपर। ओके, तो प्रिमिटिव कल्चर के ऊपर बुक लिखी थी, तो इन्होंने यूनिलिनियर एवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो जो जेम्स फ्रेज़र जो थे, इन्होंने गोल्डन बुक लिखी। तो इसने क्या किया, मैजिक के बारे में बताया। ठीक है, तो मैजिक को इन्होंने डिटेल में स्टडी किया। कॉस्मोलॉजी कॉन्सेप्ट भी इसने दिया। तो डाटा जो कलेक्ट किया था सेकेंडरी सोर्सों से किया। तो जैसे जो ट्रैवलर्स होते हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो डायरी, उनकी डायरी में उन्होंने लिखा होता है कि उन्होंने क्या कैसे लोग देखे। तो इसने कहा कि ह्यूमन कॉस्मोलॉजी वो है डिफरेंट स्टेजेस से गुजरी है। मैनकाइंड जैसे पहले आया मैजिक, उसके बाद आया रिलीजन, उसके बाद आया साइंस। तो ये एवोल्यूशन है डिफरेंट जो सिस्टम ऑफ नॉलेज, मैजिक एक नॉलेज सिस्टम है, रिलीजन भी एक नॉलेज सिस्टम है, साइंस भी एक नॉलेज सिस्टम है। अब जो अर्ली मैन था वो कंट्रोल करता था नेचर से मैजिक के ज़रिए, फिर वो कंट्रोल करने लगा, ही सरेंडर द सुपर नेचुरल एंटाइटी, रिलीजन आ गया, तो रिलीजन के साथ उसको कंट्रोल करने लगा। तो नॉलेज नहीं थी साइंस की, तो वो दो प्रिंसिपल्स पे चलता था, प्रिंसिपल ऑफ मैजिक, लॉ ऑफ सिमिलरिटी एंड लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी क्या है, लॉस ऑफ लाइक प्रोड्यूस लाइक। तो जो अगर डीएन मजुमदार ने क्या करा, हो ट्राइब थी सेंट्रल इंडिया की, उनको स्टडी किया, तो उसमें इस प्रिंसिपल को उसने वेरीफाई किया, लाइक प्रोड्यूसेस लाइक, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या, वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बताया। तो उसका क्रिटिसिज्म क्या था, ये आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी को एक डिसिप्लिन बनाने में कंट्रीब्यूट किया, है ना। तो और ये बेस इसने फाइंड आउट किया ताकि और आगे एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च हो सके, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट को डेवलप हो सके। तो जेम्स फ्रेजर ने गोल्डन बॉग लिखा, तो डीएन मजूमदार ने हॉट ट्राइब को स्टडी किया। तो दो प्रिंसिपल्स को स्टडी किया, लॉ ऑफ सिमिलरिटी एंड लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर आपने कुछ डिस्ट्रक्शन काज करनी है किसी को, तो उसकी कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दो, उसके कपड़े को डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बॉल को डिस्ट्रॉय कर दो। तो सिमिलरिटी मीन्स लाइक प्रोड्यूस लाइक, आप उसकी पपट बना दो इंसान की, उसका पुतला बना के तो उसको सुई से चुपो दो, तो क्या होगा, वो उसे मानते थे, मैजिक करते थे इससे। लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट।
नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे मैजिक से, फिनोमनास को, नेचुरल फिनोमनास को। रिलीजन आया, फिर साइंस आई। उसके बाद हम बात करते हैं, बी टायलर हो गया, जेम्स फ्रेजर हो गया। उसके बाद एल एच मॉर्गन। एल एच मॉर्गन जो थे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने इरोक्यूस इंडियंस के ऊपर वर्क किया, है ना। तो इरोक्यूस इंडियंस के ऊपर डाटा कलेक्ट किया और उसने बुक लिखी, लीक ऑफ द इरोक्यूस। लीक ऑफ द इरोक्यूस बुक लिखी, प्रिमिटिव कल्चर बुक लिखी, गोल्डन बुक लिखी गई। 3 बुक्स के नाम बता दी मैंने। लीक ऑफ द इरोक्यूस बुक लिखी। तो इसने क्या कहा कि उसमें उनका पॉलिटिकल सिस्टम समझा, गवर्नमेंट समझी, डांस को समझा, कल्चर को स्टडी किया, रिलीजन को समझा, गेम्स को स्टडी किया, लैंग्वेज को स्टडी किया। तो इसने कहा कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है। जो एल एच मॉर्गन ने क्या कहा, ह्यूमन का बिहेवियर सेम होता है। और साइकिक यूनिटी ऑफ मैन को इसने प्रोपोगेट किया, पैट्रोनाइज किया। तो कल्चर जो है वो प्रोग्रेस होता है सिंपल से कम्प्लेक्स में। तो जितने भी वर्ल्ड के कल्चर हैं वो इवॉल्व हुए हैं द सेम स्टेजेस। तो मॉर्गन ने क्या किया, क्लासिफिकेटरी टर्म्स, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जो थी किनशिप सिस्टम की, उसने बुक्स में स्टडी की मॉर्गन ने। तो सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली स्टडी की। तो क्या स्टडी किया मॉर्गन ने, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली स्टडी किया। तो मॉर्गन ने क्या किया, क्लासिफिकेटरी टर्म्स दिया, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स दी किनशिप सिस्टम की। मॉर्गन ने तो सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली बुक लिखी मॉर्गन ने, और डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटरी टर्म्स को किनशिप सिस्टम में एक्सप्लेन किया। कैसे हम किंच को हम क्लासिफाइड टर्म से इस्तेमाल करते हैं। रिश्तेदारों के ग्रुप को हम एक ही नाम से करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मीन हर एक रिश्तेदार को, किन्स को हम अलग नाम से पुकारते हैं। तो मॉर्गन की एंशिएंट सोसाइटी बुक थी। तो इसने भी सैवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन के बारे में लिखा, है ना। तो मॉर्गन ने सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली में डिफरेंट सक्सेसिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली के बारे में बताया। तो कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली होती है, पुनालुआन फैमिली होती है, सेंडास्मियम फैमिली होती है, पैट्रियार्कल फैमिली होती है, मैट्रियार्कल फैमिली, मोनोगैमियन फैमिली होती है। तो इसने क्या कहा, इसने सक्सेसिव जो स्टेजेस थी फैमिली की उसके बारे में विस्तार से बताया। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली के बारे में बताया। कॉन्सैंगिन फैमिली, पुनालुआन फैमिली, सेंडास्मियम फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली, मोनोगैमियन फैमिली, सवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। तो मॉर्गन ने क्या किया, किनशिप सिस्टम को एक्सप्लेन किया, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली इन 1870। तो मॉर्गन ने क्या कहा,
एंशिएंट सोसाइटी लिखी, सवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो हम कॉन्सैंग्यूइन फैमिली, पुनालुआन फैमिली। तो कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली में क्या होता है कि आप मैरिजेस ब्रदर्स और सिस्टर्स की आपस में शादी कराई जाती है। पुनालुआन फैमिली में क्या होता है कि जो भाइयों की शादी बहनों के बड़े सारी वाइफ्स के साथ की जाती है, और सभी सिस्टरों की शादी एक दूसरे के हस्बैंड के साथ की जाती है। ये होता है पुनालुआन फैमिली में। संडासमियम फैमिली में क्या होता है कि ये एक जर्म का काम किया इसने। इट वाज द जर्म ऑफ मोनोगैमियन फैमिली। ओके, इसमें क्या होता है कि पेयर्स बनते थे, बनाए जाते थे, हस्बैंड की मेल की फीमेल के साथ शादी होती थी, इसमें पेयर्स बनाए जाते थे। और लेकिन इसमें एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता था, राइट ऑफ एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन का नहीं होता था। ये दोनों साथ में ही रहेंगे, ये राधा मोहन साथ ही रहेगी। अब तो ऐसा सिस्टम है ना कि राधा और मोहन की अगर शादी हुई है तो दोनों साथ में ही रहेंगे। ये संडासमियम में ये था कि अगर शादी हुई है तो अलग भी रह सकते हैं, एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। मीन्स जो एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन का जो राइट होता है वो नहीं होता है संडासमियम। तो अब मॉर्गन ये क्या लोग थे, ये इतना सेंट्रिक व्यू था इनका, है ना। तो इन्होंने यूरोपियन को स्टडी करके ही बाइज्ड जो यूरोपियन का इन्होंने ओपिनियन दिया। तो इसने पहले थ्योरी को, कई स्कॉलर्स ने कहा पहले तो इसने थ्योरी डिफाइन कर दी और उसके बाद फिर इसने कम्युनिटीज सर्च की अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। तो ये क्रिटिसिज्म हुआ है। तो मॉर्गन ने सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली की बात की। जेम्स फ्रेजर ने गोल्डन बॉउ की बुक की थी। ई.बी. टेलर ने भी इस क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के कहा कि डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं, डिफरेंट उसके वो होते हैं, आपको देखने को मिलता है ना। तो एथनोसेंट्रिक व्यू था, यूरोपियन बाइज था। ई.बी. टेलर आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जेम्स फ्रेजर अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो गोल्डन बुक के बारे में बताया। तो उसने, हम देखते हैं इसमें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन देख लो, यूनिलीनियर एवोल्यूशन है, रिलीजन की देख लो, यूनिलीनियर एवोल्यूशन है, ह्यूमन कॉस्मोलॉजी की यूनिलीनियर एवोल्यूशन है। ओके, तो चीज़ें जो हैं सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ गई। होमोजीनियस, पहले सोसाइटी होमोजीनियस थी, अब सोसाइटी हिट्रोजीनियस हो गई है। तो जेम्स फ्रेजर आ गए, कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली है, पुनालुआन फैमिली है, संडासमियन फैमिली है।
पॉलीगैमियन फैमिली है, पैट्रियार्कल फैमिली है, मोनोगैमियन फैमिली है। तो पैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है कि जो मेल की चलती है घर में, तो एक मैन की शादी बड़ी सारी वाइफ्स को रख सकता है। तो मोनोगैमियन फैमिली में क्या होता है, मैरिजेस होती हैं सिंगल पेयर्स में, इसमें एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन राइट है। तो पैट्रियार्कल फैमिली हम कह सकते हैं जो हेब्रू पैस्टोरल ट्राइब्स थे उनको हम कोट कर सकते हैं पैट्रियार्कल फैमिलीज़ में। और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स है पैट्रियार्कल फैमिली की। तो अब इसने फैमिली का एवोल्यूशन जो है वो यूनिलिनियर है, मैरिज का एवोल्यूशन यूनिलिनियर है, इसकी क्रिटिसिज्म भी बड़ी हुई। उसके बाद हम जर्मन की बात करते हैं, जे बेथोवन। ओके, तो अकम्पलिशमेंट तो है इसकी, क्योंकि इन्होंने पहली थ्योरी थी एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है। तो इसने कहा कि इन्होंने ही कहा कि एंथ्रोपोलॉजी है वो साइंटिफिक डिसिप्लिन है। तो अब ये फाउंडेशन भी ले डाउन की इन्होंने ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन की, पहले ऐसा नहीं था, है ना। तो साइकी यूनिटी ऑफ मैंड इन्होंने बताया। तो इसने कहा कि अगर हमने कल्चर पढ़ना है तो उसको नेचुरलिस्टिक फिनोमेना में ही पढ़ना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव मेथड इन्होंने कहा यूज़ करना चाहिए। जब हम जैसे लेबोरेटरी टेक्निक हम करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक लगाते हैं साइंसेस में, वैसे ही इन्होंने कहा कि कंपैरेटिव मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। कंपैरिजन करो एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी के साथ। एथनोसेंट्रिज्म इन्होंने दिया, क्रिटिसिज्म भी था। आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जाते ही नहीं थे फील्ड में। फ्रांस बॉस, फ्रांस बॉस, ठीक है। इसके बाद फ्रांस बॉस ने जो आगे थे फंक्शनिस्ट, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया, है ना। डिफ्यूजनिस्ट से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, तो अब फंक्शनिस्ट से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो इन्होंने प्रूफ नहीं कोई दिया कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैन कैसे है। इन्होंने कहा कि जो विक्टोरियन सोसाइटी है वो हाईयर सोसाइटी है। तो ये एथनोसेंट्रिज्म को इन्होंने कहा। तो इसके ये इन्होंने आगे दिया फॉर्मेशन का, किसका, न्यू एवोल्यूशनिज्म का। ओके, तो इन्होंने कंटेम्प्रेरी जो प्रिमिटिव कंपैरेटिव मेथड किया ना, इन्होंने कंटेम्प्रेरी प्रिमिटिव सोसाइटी को प्री हिस्टोरिक सोसाइटी के साथ किया। तो अब हम कैसे कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को प्री हिस्टोरिक सोसाइटी के साथ कंपैरिजन, ये तो ठीक नहीं है। ओके, बड़ी सारी ये जो आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो इसने बोला कि सब स्टेजेस जो हैं हर मैनकाइंड जो हैं डिफरेंट स्टेजेस से गुजरी हैं सीक्वेंस में। तो ऐसा हर ग्रुप में ये पॉसिबल नहीं है। फ्रांस बॉस ने भी कहा कि कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट दिया। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि ये तो एथनोसेंट्रिज्म को बढ़ावा दे रहे थे ये। डिफ्यूजनिस्ट्स ने भी कहा कि कल्चर का यूनिलिनियर फैशन नहीं है। फंक्शनिस्ट ने भी इसको अडॉप्ट किया। साइकिक थ्योरी ऑफ मैनकाइंड का इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, ठीक है। तो ये इसके क्रिटिसिज्म भी था, इसकी कंप्लीशमेंट्स भी थी। अब जे बेथोवन जो थे वो क्या थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने वर्क किया वुमेन का एंशिएंट सोसाइटीज़ में, क्या वो रोल था वुमेन का, और मैट्रियार्की के ऊपर स्टडी की। ओके, इन्होंने कहा कि कल्चर जो है, अर्लियर सोसाइटीज़ जो थी पहले फीमेल के द्वारा डोमिनेट होती थी, और जो वुमेन तो जो थी वो नोबल थी, एक्साइटिंग थी। तो सोसाइटी जब
डोमिनेटेड थी, तो फेमिनिन एस्पेक्ट जो था गॉड का वो रियल था। इन्होंने मिथ्स को स्टडी की, जैसे बाकी उन्हें एडवर्ड लीच और लेवी स्ट्रॉस ने मिथ्स की स्टडी की, इसने भी मिथ्स की स्टडी की। इसने कहा कि ह्यूमन थॉट जो है पहले सिंबॉलिक था, फिर मिस्टिकल हो गया, और अब प्रेजेंट फॉर्म में जब आज की डेट में है वैसे ही बन गया। तो इसने बुक लिखा था दास मुटे, MUTTE, मुटे रेस्ट और मदर राइट, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिलीजियस एंड और रिलीजियस कैरेक्टर, जुरिडिकल कैरेक्टर ऑफ मैट्रियार्की इन द एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड में मैट्रियार्की का के कैरेक्टर को इसने स्टडी किया अर्ली सोसाइटीज़ में। तो ओके, तो जुरिडिकल कैरेक्टर को स्टडी किया। तो इसने रेडिकल व्यू दिया वुमेन का एंशिएंट सोसाइटीज़ में। इसने कहा कि मदरहुड जो थी वो कीन थी ह्यूमन सोसाइटी में, की स्टोन था ये ह्यूमन सोसाइटी में, रिलीजन में, है ना। तो बेथोवन की जो थी राइटिंग्स वो ट्रांसलेट हुई थी मिथ्स में, रिलीजन में एंड मदर राइट में। तो दास ब्यूचरिस्ट और मदर राइट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ मैट्रियार्की इन द एंशिएंट वर्ल्ड। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है मैट्रियार्की का? मैट्रियार्की तो है, उसका रिलीजियस कैरेक्टर को स्टडी किया एंड ज्यूरिडिकल कैरेक्टर को स्टडी किया। तो इसने कहा कि 4 फेसेस हैं, बेथोवन ने कहा। तो इसने कहा हिटेरिज्म, HETAIRISM, हिटेरिज्म तो हिटेरिज्म HETAIR हिटेरिज्म को इसने एक्सप्लेन किया। तो इसने पॉलीगैमस के बारे में बताया, और कम्युनिस्टिक और पॉलीगैमस था ये। तो उसके बाद डास मुटेरिस्ट हिटेरिज्म, दास मुचेरिस्ट। तो इसने क्या किया, उसके बाद डायोनीसियन। तो डायोनीसियन को इसने एक्सप्लेन किया। उसके बाद अपोलोनियन को इसने एक्सप्लेन किया। तो उसने डिफरेंट स्टेजेस से जो गुजरी हैं सोसाइटीज़, 4 स्टेजेस को उसने एक्सप्लेन किया। तो इसके वर्क को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, ओके, क्योंकि इसने फीमेल की इम्पोर्टेंस को, वुमेन को एंशिएंट सोसाइटीज़ में, उसको जे बेथोवन ने उजागर किया। तो 4 सोसाइटीज़ बताई इसने एवोल्यूशन की, हिटेरिज्म, दास मुटेरिस्ट हिटेरिज्म
यूटिलिटेरिज्म, दास MUTTERRECHT, दास मुटेरिस्ट, द डायोनीसियन एंड अपोलोनियन एंड डायोनीसियन। ओके, तो ये बताया इसने जर्मन ने। तो हमने ईबी टायलर पढ़ा, हमने एलएच मॉर्गन पढ़ा, हमने जे बेथोवन को पढ़ा, जेम्स फ्रेजर को पढ़ा। ओके, अकम्पलिशमेंट्स पढ़ी हमने, यूनिलीनियर एवोल्यूशंस की क्रिटिसिज्म पढ़ा हमने। ओके, तो अब हम चलते हैं जे बेथोवन, अडोल्फ बास्टियन, दो थे जे बेथोवन। अमेरिकन में एलएच मॉर्गन थे, और ईबी टायलर को पढ़ा हमने, जेम्स फ्रेजर को पढ़ा हमने, और आर मेरिट भी थे, ये भी क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थे। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रिंसिपल दिया इसने। उसके बाद हम चलते हैं आगे, हम बात करते हैं नियो एवोल्यूशनिज्म की, यूटिलिटेरिज्म, दास मुटेरेट, अपोलिनियन एंड डायोनीसियन। तो अब जो था इन्होंने सोसाइटी के ऊपर बड़ा काम किया, वुमेन का एंशिएंट सोसाइटीज़ के ऊपर क्या काम था, मैट्रियार्की की थ्योरी दी इन्होंने। तो बुक लिखी थी इन्होंने, दास मुटेरचट, मदर राइट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ मैट्रियार्की इन द एंशिएंट वर्ल्ड। तो मदरहुड का इसने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, की स्टोन था। ओके, तो दास मैच्योरिटी में क्या हुआ, एग्रीकल्चर फेस आया। डायोनीसियन में क्या हुआ, पैट्रियार्की आ गई। और अपोलिनियन में क्या हुआ, फिर से मैट्रियार्की आ गई। तो यूटिलिटेरिज्म में क्या था, पॉलीगैमस था, पहले पॉलीगैमस था। दास मुटेरिच में आया, मैट्रियार्की आई। डायोनीसियन में पैट्रियार्की आई। तो अपोलिनियन में क्या हुआ कि मैट्रियार्कल और डायोनीसियन पास जो ख़त्म हो गया और मॉडर्न सिविलाइजेशन मर्ज हो गई अपोलिनियन में। यूटिलिटेरिज्म, दास मुटेरिच, द डायोनीसियन एंड द अपोलोनियन। यूटिलिटेरिज्म, दास मुटेरिच, द डायोनीसियन, द अपोलोनियन। कंक्लूजन में क्या कहा, बेथोवन ने थ्योरी दी कल्चरल एवोल्यूशन की। तो यूनिलीनियर एवोल्यूशन दिया। अब हम बात करेंगे न्यू एवोल्यूशनिज्म। न्यू एवोल्यूशनिज्म ने कहा था कि यूनिलीनियर को इन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि यूनिलीनियर एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म थ्योरी में बड़ी सारी लिमिटेशंस को करने के लिए एक न्यू स्कीम प्रपोज की, न्यू एवोल्यूशनिस्ट्स आए। तो इसने कहा कि एक पैराबोलिक कर्व में एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, तो इसने कहा कि एवोल्यूशनिज्म में 3 स्टेजेस आई हैं, और एवोल्यूशनिज्म जो है आगे बढ़ी है और उसके बाद वापस आई है ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन वो मॉडर्न मॉडिफाइड फॉर्म में आई है। ओरिजिनल फॉर्म है लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे प्रोमिस्क्यूटी थी, कॉमन प्रॉपर्टी थी,
अब कॉमन ऑनरशिप है, न्यूडिटी है, सेक्सुअल फ्रीडम है। स्टेज 2 में आया, इंडिविजुअल ऑनरशिप की तरफ बढ़े हम, एक्सक्लूसिव मोनोगैमी आई, बॉडी कवर्ड विद क्लॉथ। तो इस तरह से पैराबोलिक जो है वो कर्व में कल्चर जो है वो यूनिलिनियर नहीं था, वो एक पैराबोलिक फॉर्म में आगे इवॉल्व हुआ है। तो पैराबोलिक कर्व दिया कल्चर एवोल्यूशन का। तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो बॉर्न हुई, एक फॉर्म लिया उसने, ठीक है, और अब वो वापस आ गई, फिर एक डायरेक्शन में चलेगी, वो डेवलप हो गई, डिफरेंट बन गई और एक डायरेक्शन में चलेगी। फिर बाद में क्या हुआ कि उस डायरेक्शन से वापस बैक आ गई, ओरिजिनल स्टेज पे आ गई, बट मॉडिफाइड फॉर्म में। ओके, तो वी गॉर्डन चाइल्डे जो थे, ये नियो एवोल्यूशनिस्ट थे, ब्रिटिश के थे। तो इनको हम कंसेप्ट ऑफ नियोलिथिक एवोल्यूशन भी इन्होंने दिया था, वी गॉर्डन चाइल्डे ऑफ ब्रिटेन। तो बुक हमने बड़ी सारी के नाम पढ़े, प्रिमिटिव कल्चर ई बी टायलर ने लिखी, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली एल एच मॉर्गन ने लिखी। फिर हमने एक बुक और पढ़ी थी उसकी, जेम्स फ्रेजर के द्वारा, द गोल्डन बाउ। उसके बाद जे बेचोफन ने दी बुक। उसके बाद बुक लिखी वी गॉर्डन चाइल्ड ने सोशल एवोल्यूशन के ऊपर। एवोल्यूशन को उसने कहा कि पहले फूड प्रोडक्शन हुई, है ना, फिर अर्बनाइजेशन हुई और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। फूड प्रोडक्शन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इसने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया चाइल्ड ने। ओके, टाइलर, तो इसने भी कल्चर हिस्ट्री के बारे में बताया, सैवेजरी है, बारबरिज्म है, सिविलाइजेशन है, कंपेयर करो। तो पीरियड में इसने डिफाइन किया, मेसोलिथिक पीरियड, कॉपर एज, प्रेजेंट अर्ली ब्रॉन्ज एज, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, डोमेस्टिकेशन, एग्रेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टेजेस, पीरियड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया। कॉपर एज में यूज़ ऑफ सिंपल टूल्स, डोमेस्टिकेशन होती थी। प्रेजेंट अर्ली ब्रॉन्ज एज में एग्रीकल्चर होती थी, एक्सप्लॉयटेशन हुआ एनवायरनमेंट का। तो इसने भी, चाइल्ड ने भी दिया, कल्चरल प्रोग्रेशन के बारे में बताया। तो क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, ये किसने कहा, चाइल्ड ने कहा। तो इसने कहा कि फूड प्रोडक्शन पे फोकस हुआ, फिर अर्बनाइजेशन पे हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हुआ। तो उसके हम देखते हैं कि हमने सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट की बात ही नहीं करनी है। वी शुड नॉट इवेल्युएट द इवोल्यूशन ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर एंड वी शुड टॉक ओनली अबाउट मटेरियल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसने कहा कि हमने नॉन मटेरियल कल्चर को इवेल्युएट नहीं करना है, हमने मटेरियल कल्चर को इवेल्युएट करने की कोशिश करनी है। न्यू एवोल्यूशनिज्म ने ये कहा, पैराबोलिक फॉर्म दी इन्होंने कल्चरल प्रोग्रेशन की। तो इसमें वी गॉर्डन चाइल्ड का नाम आता है, अमेरिकन में आता है ब्रिटिश वी गॉर्डन चाइल्ड, और अमेरिकन में आपको देखने को मिलेगा लेस्ले वाइट। तो लेस्ले वाइट क्या हुआ, वे ये कांटेक्ट में आए टाइलर के और मॉर्गन के। इसने कहा कि जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की जो हैं पॉइंट्स, वो हायर ऑर्डर के हैं। इन्होंने यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं दिया कोई एवोल्यूशन कंसिडर करने का।
है ना। तो अब रेवोल्यूशनिज्म बायोलॉजिकल फॉर्म में भी हुई है, सोशियो कल्चरल वर्ल्ड में भी हुई है। तो अगर हमने कल्चर को एवॉल्व करना है तो हमें यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मेजर करने हैं। तो जब क्या होता है, हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, कल्चर तब इवॉल्व होता है जब पहले से ज़्यादा हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं कल्चर। तो कल्चर को इसने एनर्जी के साथ रिलेट किया। तो इसने कहा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जिससे हम मेजर कर सकते हैं कल्चर को, वो हमें टेक्निक्स अपनानी चाहिए। तो इसने कहा कि अगर कल्चर को मेजर करना है, कल्चर की इवोल्यूशन तब होती है जब हायर ऑर्डर एनर्जी जो है वो हो। ठीक है। तो लेज़ले वाइट के लिए इसने कहा वो इंटरेस्टेड नहीं था पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस की इवोल्यूशन में। तो लेज़ले वाइट, प्रेमाइसिस ऑफ लेज़ले वाइट, तो लेज़ले वाइट ने क्या कहा, तो लेज़ले वाइट जो था तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर इसने कहा कि जिसकी वजह से एवोल्यूशन जो हुई है नेचर में, और वो एनर्जी है। ओके। तो इसने कहा कि एवोल्यूशनिज्म जो है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है और सोशियो कल्चरल वर्ल्ड भी है। तो हम अगर मेजरमेंट करनी है हमने एवोल्यूशन की, तो हमने ये देखना है एवोल्यूशन जो अकर हुई है कल्चर में, वो एनर्जी से वजह से हुई है। He was mainly interested in the most fundamental principle because of which evolution occurs in culture, and that was energy. तो कल्चर को इसने क्या कहा, एक बिहेवियर है, काइंड ऑफ बिहेवियर है, और बिहेवियर क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो अब सिंपल सोसाइटीज़ में एनर्जी कम होती थी, अब जब कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, एग्रीकल्चर हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो इसने लेज़ले वाइट ने कहा कि कितनी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं पर कैपिटा इंडिविजुअल। तो हम राइटिंग से नहीं पता कर सकते हमें कितनी एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है। तो एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू कल्चर। तो ये कहा था सिंपल, एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू कल्चर। लो एनर्जी है, लो टेक्नोलॉजी है, तो लो कल्चर है। हाई एनर्जी है, हाई टेक्नोलॉजी है, हाई कल्चर है।
तो हिस दैट इज वाई दिस थ्योरी इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो लेस्ले वाइट ने कहा, अमेरिकन के थे, वी गॉर्डन चाइल्ड ने कहा, ठीक है, न्यू एवोल्यूशनिज्म के थे ये। उसके बाद जूलियन स्टीवार्ट की बात करें, कल्चरल एक बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था जूलियन स्टीवार्ट ने। इन्होंने बुक लिखी थी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज और थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन। तो जूलियन स्टीवार्ट ने कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, बुक लिखी द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन। तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज के बारे में लिखा इसने। जूलियन स्टीवार्ट ने क्या किया, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज दी। तो थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन। तो इसने क्या किया, जूलियन स्टीवार्ट ने नॉर्थ अमेरिकन शोशोन ट्राइब्स थी, साउथ अमेरिकन ट्राइब्स और नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स के बारे में इसने स्टडी की। तो लीक ऑफ इरोक्वेस की बुक भी थी, हमने देखी, अपने एल.एच. मॉर्गन ने लिखी थी, ठीक है। तो स्टीवार्ट ने क्या कहा कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो सेम स्टेजेस से नहीं पास ऑन हुई हैं, तो कल्चर जो है वो मल्टीलिनियर है। तो हर एक कल्चर जो है वो डिफरेंट उसकी स्टेजेस हैं, एक जैसी स्टेजेस नहीं हैं। तो टाइलर के साथ इसने एग्री किया कि तो इसने थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन में इसने बताया कि टाइपोलॉजी के बारे में बताया कल्चर एवोल्यूशन की। तो कल्चर इकोलॉजी है, थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन। तो यूनिलिनियर एवोल्यूशन, मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, यूनिवर्सल एवोल्यूशन। तो अब यूनिलिनियर एवोल्यूशन में आते हैं ई.बी. टायलर, एल.एच. मॉर्गन, है ना, तो जेम्स फ्रेजर, जे बेचोफन। और मल्टीलिनियर एवोल्यूशन में आते हैं यूलियन स्टीवार्ट। तो सिर्फ डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास ऑन नहीं हुई हैं, तो स्टेजेस जो है वो डिफरेंट थी डिफरेंट एरियाज़ में। डेजर्ट एरियाज़ में अलग था, फॉरेस्ट एरियाज़ में अलग स्टेज थी, ठीक है। तो यूनिवर्सल एवोल्यूशन में बात करता है कि कल्चर ऐसे होल कल्चर, मतलब एक छोटे कल्चर की बात नहीं होती, इसमें होल कल्चर की बात की जाती है। तो अब एवोल्यूशन जो है
एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, और हर कोई भी सोसाइटी हो उसमें चेंजेस तो आती हैं। तो वी गॉर्डन चाइल्ड ऑफ ब्रिटेन और लेस्ले वाइट ऑफ अमेरिका, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया न्यू एवोल्यूशनिज्म को। कल्चर सेंटर, कल्चर ट्रेड, आप कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट दिया, कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो दिए थे आपको कल्चरल इकोलॉजी में दिखेंगे। तो कल्चरल इकोलॉजी जूलियन स्टीवार्ट ने दिया था, तो बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, यूनिलिनियर एवोल्यूशन, मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, यूनिवर्सल एवोल्यूशन। NMS कम्प्लेक्स का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है कल्चरल इकोलॉजी में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कल्चर इकोलॉजी हमने डिस्कस कर दिया, यूलियन स्टीवार्ट का डिस्कस कर दिया। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल एवोल्यूशन। तो स्पेसिफिक एंड जनरल एवोल्यूशन में हम देखते हैं मार्शल सालिन थे। तो इन्होंने कहा एवोल्यूशन पहले जनरल एवोल्यूशन हुई, फिर स्पेसिफिक एवोल्यूशन हुई। तो किसने कॉन्सेप्ट दिया? मार्शल सालिन ने, सालिन एंड सर्विस। तो ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लेस्ले वाइट, जूलियन स्टीवार्ट, मार्शल सालिन। तो ये सारे न्यू एवोल्यूशनिस्ट थे, वी गॉर्डन चाइल्ड, है ना। तो न्यू क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म और न्यू एवोल्यूशनिज्म को साथ में लेके इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो मार्शल सालिन ने बुक लिखी थी एवोल्यूशन एंड कल्चर। तो कितनी सारी बुक्स के नाम आए, कितने सारे थिंकर्स के नाम आए, उनकी फाइंडिंग्स आई, तो इनको कोट करना है पेपर्स में। तो बुक जो थी एवोल्यूशन एंड कल्चर बुक लिखी थी इसने। तो इसने एवोल्यूशन थी सोसाइटीज़ की, उसने जनरल एवोल्यूशन बताई और स्पेसिफिक एवोल्यूशन बताई। तो मार्शल एंड सालिन, तो इन्होंने क्या किया, बुक लिखी एवोल्यूशन एंड कल्चर। तो जनरल एवोल्यूशन के बारे में बताया, स्पेसिफिक एवोल्यूशन के बारे में बताया, एवोल्यूशन एंड कल्चर मार्शल सालिन। तो उसके बाद आते हैं जनरल एवोल्यूशन। कि कैसे एवोल्यूशनिज्म मल्टीलिनियर है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। तो कैसे फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेसिफिक एवोल्यूशन जो बन जाता है। स्पेसिफिक एवोल्यूशन तब होती है जब इन्वायरमेंट को ध्यान में रखी होती है, अपने यूनिक वे में वो डेवलप होता है। तो ये जनरल एवोल्यूशन हो गया कि अडेप्टेबिलिटी से, कम्प्लेक्सिटी से बढ़ता है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, इन चीज़ों का होता है। अब इसमें स्पेसिफिक में होता है कि वो अडेप्टेबिलिटी करता है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए।
अल्मान सर्विस। तो अल्मान सर्विस, मार्शल एंड सालिन एंड सर्विस। तो 4 लेवल हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के। बैंड है, ट्राइब है, चीफडम है, स्टेट है। तो इसने 4 स्टेजेस जो थी सोशल एवोल्यूशन की उसके बारे में बताया। ये फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो मैनेजरियल बेनिफिट थ्योरी को इसने दिया एलमंड सर्विस ने। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो हुई। तो जो चीफ टाउन सोसाइटी जो है वो चीफ के बेनिफिट लेने के लिए, है ना, फॉलोवर्स जो फॉलोवर हैं, सोसाइटी जब कम्प्लेक्स हो गई तो कोई एक उनको यूनाइट करने के लिए एक चीफ होता था, जो चीफ को फॉलो करते थे लोग। तो इसको हम बोलते हैं नियो एवोल्यूशनिज्म। ओके, तो ये अल्मान सर्विस है, बैंड, ट्राइब, चीफडम एंड स्टेट। बैंड, ट्राइब, चीफडम एंड स्टेट। तो ये क्रिटिसिज्म है न्यू एवोल्यूशनिज्म का। तो न्यू एवोल्यूशनिज्म जो है इसने डिफ्यूजनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ओके, तो फंक्शनलिज्म ने भी इसको जो है वो नकारा। बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ से ले सकते हैं। थ्योरी बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किया, है ना। ओके गाइस, इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।